Hello and welcome in another lecture on Marxist literary criticism. This will be last lecture on this series on Marxism. In this lecture, we will be discussing Antonio Gramsci, Raymond Williams, and the base and superstructure model in Marxism. So let's start. And first of all, we'll discuss Antonio Gramsci, and let's begin with his biographical details. Antonio Gramsci was an Italian Marxist philosopher. He was born in 1891 and died in April 1937. He was a journalist, linguist as well, and a politician also. And he was a founding member and one-time leader of Communist Party of Italy, and was imprisoned by Benito Mussolini. कि जो मुसोलिनी का जो फासिस्ट रजीम था उसमें जो है एंटोनियो ग्राम्सी को जो है इम्प्रिजन कर दिया गया था और मोस्ट ऑफ जो इनकी राइटिंग निकल कर वो इसी इम्प्रिजनमेंट के दौरान आती है। लेकिन वहाँ पर इन्होंने जो काम किया वो एक्चुअली फाइनल वर्क नहीं था। वो एक नोट्स था जिसको वो नोट करते जाते थे, जिसको उन्हें एक बुक फॉर्म में पब्लिश कर, बट ऐसा हो नहीं पाया और जो भी उनके थॉट्स मिलते हैं उनके उन्हीं नोट्स के थ्रू मिलते हैं। तो एक्चुअली में वो कोई एलेबरेटेड वर्क्स नहीं है, वो नोट्स हैं। वो प्रिजन नोटबुक्स के नाम से जानते हैं। उसी प्रिजन नोटबुक्स में उनके थॉट्स मिलते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हेजी मनी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो जो इनका वर्क है, जिसको गैम्सी का वर्क है, 30 नोटबुक्स हैं जो ऑलमोस्ट 3000 पेजेस का एक जो है वर्क है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, तमाम सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एज नोट्स के रूप में उसे प्रेजेंट नोटबुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दैट इज उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हेजेमनी या कल्चरल हेजेमनी। तो ग्राम्सी इज बेस्ट नोन फॉर हिज थियरी ऑफ कल्चरल हेजेमनी which describes how the state and ruling capitalist class, the bourgeoisie, use cultural institutions to maintain power in capitalist society। देखिए, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से जो आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू बिना किसी वायलेंस के जो रूलिंग क्लास है, कि वहाँ पर जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने इंटर थियरी ऑफ इंटरपोलेशन में समझा था कि किस तरह से जो है वर्किंग क्लास के ऊपर जो है कैपिटलिस्ट क्लास वर्क कर। सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ भी निकल करके आता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आइडियोलॉजी से रिलेटेड नहीं, बल्कि उसका एक जो सोसाइटी में यूज है किस तरह से वो हो रहा है, और स्पेशली कल्चर और सोसाइटी के बेस पर। तो यहाँ भी जो फोकस है वो कैपिटलिस्ट क्लास है, या फिर सॉरी जो रूलर वर्ग है जो राज कर रहा है, गवर्नमेंट्स है, या फिर उसी को बोर्जुआ सेक्टर। ठीक है, जैसा मार्क्स और एंजल्स ने। ये क्या करते हैं, जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर केवल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस नहीं किया गया था, वहाँ पर तमाम चीज़ें थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल फोकस जो है वो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस पर। ठीक है। जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, अभी आगे उसको हम लोग जब समझेंगे तो चीज़ें एलेबरेट होंगी। ठीक है। तो उनका यूज़ करके जो माइंड सेट है उसको चेंज करके उन पर रूल करते रहने, कंटिन्यूटी रूल की बनाए रखने में हेल्प होती है। उसी चीज़ का जो अंडरस्टैंडिंग है वो जो है कल्चरल हेजेमनी या हेजेमनी का कॉन्सेप्ट का आता है। आगे कहते हैं दैट इज द बोर्जुआजी डेवलप्स अ हेजेमोनिक कल्चर यूजिंग आइडियोलॉजी। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इन थियोरी ऑफ इंटरपोलेशन, दैट इज रिलेटेड आल्सो टू हेजेमनी।
rather than violence, economic forces are coercion। देखिए वहां पर भी हमने चर्चा की थी कि जैसे दो तरीके हो सकते हैं रूल करने। एक पहला जो है वो डर, मीन्स कि जो वायलेंस है, फोर्स है, ठीक है, आर्मी है, पुलिस है, मिलिट्री है, लॉ है, इनके थ्रू एक डर का माहौल क्रिएट करके राज किया जा सकता है। जैसे कि आप जो उसको तानाशाही कहते हैं, ठीक है, उसमें जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, ठीक है, तो एक सिस्टम है कि उस डर की वजह से लोग वहां पर, डर की वजह से उसका शासन बना। लेकिन एक दूसरा तरीका था जो जिस तरह से अंग्रेज भारत में थे। बात अलग है कि उनके खिलाफ तमाम प्रोटेस्ट को जाना पड़ा, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था तरीके से, जो हेजेमनिक कॉन्सेप्ट, जो कोलोनाइज्ड कॉन्सेप्ट एक्चुअली हेजेमनी का है। आप इसी चीज को डेवलप करके पाएंगे, कल्चरल स्टडीज में भी इसको पढ़ेंगे हेजेमनी, और फिर जब हम लोग पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में भी जाएंगे तो इसी से रिलेटेड चीजें निकल करके आएंगे। जो कॉलोनियलिज्म है वो एक्चुअली वो हेजीमनी के कॉन्सेप्ट पर जो है वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें कि जो हेजेमनी है वो इस चीज को डिनोट करती है कि भाई हम आर्मी को यूज नहीं कर रहे हैं, वायलेंस को यूज नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस को यूज नहीं कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, केवल और केवल जो सोशल और कल्चरल थिंग्स हैं, रिलीजन है, कल्चर है, और तमाम तरीके की चीजें हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका यूज करके एक हेजेमनी क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू रूल करते हैं। दिस कल्चरल हेजेमनी इज produced and reproduced by the dominant class through the institutions that form the superstructure। अब इस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल को हम समझेंगे। तो यहाँ पर इनका जो ग्रैम्सी का कहना था कि एक्चुअली जो अपर क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, ठीक है, जिसको बोर्जुआ कह रहे हैं, वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, फिर रिप्रोड्यूस करता है, क्या करता है, कल्चरल हेजेमनी। कल्चरल हेजेमनी क्या है, हम लोगों ने समझा कि कल्चरल सुपीरियरिटी, ठीक है, जो सब्जेक्ट है, जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो गवर्नड है, ठीक है, जो वर्किंग क्लास है, जो पीपल हैं, उनके माइंड में एक आइडियोलॉजी क्रिएट करना, दैट इज कि जो ये अपर क्लास कर रहा है वो बेस्ट है, अपर क्लास है वो सही है, वो करते हैं वो एक्यूरेट, और उसके थ्रू हेजेमनी वो बिल्ड करता है। मतलब जो रूलर क्लास है वो साइकोलॉजिकली डोमिनेट करता है, ठीक है। मींस सिंपली अगर थोड़े से शब्दों में कहें, देन हेजेमनी इज एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल डोमिनेशन, एक एक्सेप्टेड डोमिनेशन है। मतलब जब जो वर्किंग क्लास है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है दैट रूरल क्लास, अपर क्लास और बोurgeois इज बेटर वन। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल की तरह समझें, व्हेन समवन फ्रॉम अ विलेज मूव्स a city like Delhi, Lucknow, like other metropolitan, which actually so-called belongs to elite. Then the elite people thinks themselves better than the person coming from village, and they show this thing, and they make the man from village to think that the city one, city person better than him or her, और जो हम वर्किंग क्लास है वो ये मान भी लेता है और उसी को कॉपी करने की कोशिश करता है, उस तक जाने की कोशिश करता है, दैट इज हिज, मीन्स ही इज थिंकिंग दैट राइट थिंग, ही इज थिंकिंग हिम बेटर। और यहीं से ये हेजेमनी जो बिल्ट होता है,
इसी से उनका जो रूलिंग है वो कंटिन्यू रहती। ठीक है, तो ये हुआ हेजेमनी का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा इसके टर्म्स पर बात करते हैं कि टर्म हेजेमनी प्रीवियसली यूज्ड बाय रशियन मार्क्सिस्ट as Vladimir Lenin and some others to denote that the political leadership of the working class in a democratic revolution। ठीक है, वो स्पेशली लेनिन ने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट यूज किया। और किस लिए यूज किया? पॉलिटिकल लीडरशिप जो है किसकी? ऑफ वर्किंग क्लास इन ए डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है किसकी? ऑफ वर्किंग क्लास, उसको जो है डिनोट करने के लिए वो यूज किया गया था। सिंपली हेजेमनी को समझें तो कल्चरल सुपीरियरिटी और acceptance of cultural superiority of elite class or of bourgeois class of ruler class। ठीक है, जो रूलर है, जो बोर्जुआ है, जो एलीट है, जो अपर क्लास है, उसकी कल्चरल सुपीरियरिटी, सोशल सुपीरियरिटी का एक्सेप्टेंस ही क्या है? हेजेमनी। क्लियर? नेक्स्ट जो राइटर है, जो थिंकर हम लोग बात करेंगे, ये सारे के सारे अभी थोड़ा बहुत मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं को हम लोग कल्चरल स्टडीज में भी आएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स कल्चरल स्टडीज में आए और ये थिंकर्स भी आएंगे, तो वहां भी उनका यहाँ से समझे रहेंगे, वहां ब्रीफ में हम लोग समझ। ठीक है, तो रेमंड विलियम्स नेक्स्ट है। एंड रेमंड विलियम्स वाज बोर्न इन 1921, died in 1988। he was Welsh, means his village was at the border of England and Wales, in Wales। ठीक है, और बाद में वो इंग्लैंड आ गए। एंड ही वाज academician, novelist। ठीक है, एंड ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड विद द न्यू लेफ्ट। द न्यू लेफ्ट इज एक्चुअली a branch of Marxism that was developed in 20th century in England। एंड यहीं रेमंड विलियम्स से और एंटोनियो ग्राम्सी के कॉन्सेप्ट से ये सारी चीज़ें मिला करके आगे कल्चर स्टडीज़ का डेवलपमेंट होता है। इज आल्सो वेरी की फिगर इन कल्चर स्टडीज। एंड एंटोनियो ग्राम्सी's thought of ideas of hegemony, all those things are very important in culture studies too। So here his works laid foundation for the field of culture studies and cultural material। And he was highly inspired by T.S. Eliot, and especially his publication of 1948 that was Notes Towards the Definition of। टी.एस. एलियट का वर्क था जो 1948 में पब्लिश हुआ था, जिसका टाइटल था नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। विलियम्स बिगिन एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। और इसी को पढ़ने के बाद, इसी से इंस्पायर होकर के ये कल्चर्स पर सोचना शुरू किया, कल्चर को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और फिर उस पर चीज़ों को लिखा, एसेज लिखे, वर्क्स लिखे। एंड देयर आफ्टर ही वाज इन द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल स्टडी, फर्स्ट फाउंडेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। And he published the essay The Idea of Culture। Actually his this essay The Idea of Culture was highly influenced by T.S. Eliot's work Notes Towards the, but resulted in the widely successful Culture and Society published it। और यही ऐसे आइडिया ऑफ कल्चर था, ये आगे चल करके एक बुक फॉर्म में डेवलप किया गया, और ये बुक पब्लिश हुई 1958 में, और एक हाईली सक्सेसफुल बुक थी टाइम में। ठीक है, एंड कुछ अदर वर्क्स में इनके देखेंगे हम लोग। एक था लॉन्ग रेवोल्यूशन, 1961 का वर्क है। कल्चर एंड द सिटी, 1970, सॉरी, कंट्री एंड द सिटी, 1973। मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर, 1977। बॉर्डर कंट्री, 1988, ये एक नॉवेल है। एंड पीपल ऑफ द ब्लैक माउंटेन्स, इट वाज पब्लिश्ड इन 1989।
एंड दिस इज आल्सो अ नॉवेल एंड हिस्टोरिकल, एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। तो स्पेशली जो नीचे के दो हैं वो बहुत डिटेल इनकी नहीं देखनी है, ये टाइटल ही पूछे जाएंगे। ऊपर के भी जो हैं केवल टाइटल के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, इनका ईयर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड राइटर दैट इज रेमंड विलियम्स, ये याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्क। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग को समझना है बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल। मार्क्सिज्म का बहुत ही फेमस मॉडल है बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल। उसको जरा एक इमेज में देखिएगा, बेस एंड सुपर, नीचे जो आसमानी रंग में आपको दिख रहा है दैट इज बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, और दोनों में एक कोरिलेशन होता है। और एक बात ये कंफर्म समझें दैट इज कि इनका जो रिलेशन है वो यूनी डायरेक्शनल नहीं होता, ठीक है, वो मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है या बाई डायरेक्शनल हो सकता है। जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, इस इमेज में दिख रहा है कि एक मूवमेंट इधर हो रही है और दूसरी मूवमेंट इधर हो रही है, ठीक है, तो यूनी डायरेक्शनल हो सकता है, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। तो यार जरा दोनों को समझिएगा, बेस एक्चुअली क्या है। बेस इज एक्चुअली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा, टूल्स आएंगे, मशीन्स आएंगे, फैक्ट्रीज आएंगे, लैंड, रॉ मटेरियल्स एट्सेट्रा। इसी के साथ साथ जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जैसे लेबरर के, एरिस्टोक्रेसी, ये सारी चीज़ें जो है, कमोडिटीज़, ये सब कुछ जो है किसमें आएंगे, बेस में आएंगे। और बेस जो है किसको बनाता है, सुपरस्ट्रक्चर को बनाता है। और सुपरस्ट्रक्चर में क्या आएगा, एवरीथिंग दैट ना जो है नॉट डायरेक्टली टू डू विद प्रोडक्शन, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन प्रोडक्शन के साथ नहीं होता, प्रोडक्शन से इसका कोई डायरेक्ट मतलब कनेक्शन नहीं होता है। जैसे आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी किससे मिलकर के बनता है, आर्ट, फैमिली, कल्चर, रिलीजन, फिलोसफी, लॉ, मीडिया, पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो सारी चीजें जिसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन प्रोडक्शन से नहीं हो। डायरेक्ट कनेक्शन किसका है प्रोडक्शन का, मशीन से है, टूल्स से है, लेबरर से है, फैक्ट्रीज से है, लैंड से है, रॉ मटेरियल से है। जबकि आर्ट का, फैमिली का, कल्चर का, रिलीजन का, फिलोसफी का, लॉ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन, इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, एक बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल है। थोड़ा सा इसके विषय में समझते हैं, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, ठीक है। इन मार्क्सिस्ट थियरी सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट थियरी में क्या कह रहे हैं कि भाई जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में होती है। दोनों पार्ट्स हमने समझा है, पहला क्या है, बेस है, ठीक है, बेस को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है दैट इज सबस्ट्रक्चर, एंड द अदर वन इज सुपर स्ट्रक्चर। इसमें बेस जो है वो क्या करता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है उनको शामिल करता है। और दूसरी तरफ जो सुपरस्ट्रक्चर है वो किसको इंक्लूड करता है, कल्चर, अदर इंस्टीट्यूशंस, जिसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इसको हम लोग पहले समझ चुके। थोड़ा सा और समझते हैं कि जो रिलेशन ऑफ टू पार्ट्स है इज नॉट स्ट्रिक्टली यूनी डायरेक्शनल। हमने ये भी समझा आपको कि यूनी डायरेक्शनल इनका रिलेशन नहीं होता। मार्क्स एंड एंजल्स ने वार्न अगेंस्ट सच इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म एज द सुपरस्ट्रक्चर कैन अफेक्ट द पीस। और मार्क्स और एंजल्स का जो सजेशन था वो ये था कि जो सुपरस्ट्रक्चर है वो बेस को अफेक्ट कर सकता है। मतलब सीधा सीधा आप जरा फिर से वापस फिगर पे आइएगा कि ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, कौन सी, जरा कलर चेंज, इसमें ये जो जिनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है प्रोडक्शन से, ठीक है, जो फिलॉसफी है, आर्ट है, फैमिली है, कल्चर है, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, लॉ, मीडिया एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा, ये क्या कर सकती है, ये बेस को प्रभावित कर सकती है। बेस को प्रभावित कर सकती है मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको प्रभावित कर सकती है। कैसे, जैसे आप समझिए रिलीजन है, ठीक है, रिलीजन भी प्रभावित करेगा। कल्चर है, सपोज दैट कहीं पर किसी प्रकार का कल्चर है। जैसे आप एक चीज समझें, जब फर्स्ट टाइम पेप्सी लॉन्च हुआ था अरबियन कंट्रीज, वहाँ अटर फेल्योर था। अटर फेल्योर का रीजन उसका था कि उसका रिलीजन से जो कनेक्शन बन रहा था उसकी वजह से कोई पेप्सी पी ही नहीं रहा।
ठीक है, बाद में फिर कंपनी ने रिसर्चेस कराए तो तमाम चीज़ें वहाँ पर निकल करके सामने आई। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली। तो प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है, लॉज अफेक्ट कर सकते हैं। भाई कहीं का किसी कंट्री का कोई पर्टिकुलर लॉ है जो किसी कंपनी के अगेंस्ट है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन जो है अफेक्ट होगा। एजुकेशन बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, कोई बिना एजुकेशन के प्रोडक्शन मशीन एक्सेट्रा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। तो ये जो सुपरस्ट्रक्चर है, सुपरस्ट्रक्चर कैन अफेक्ट बेस, ठीक है। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द बेस इज प्रीडोमिनेंट। और बेस जो है यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसका जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा होता है, प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। जबकि जो सुपरस्ट्रक्चर है, तो इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते प्रोडक्शन को, वो थोड़ा सा डोमिनेंट कम होते हैं, नहीं डोमिनेंट, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि सुपर स्ट्रक्चर जो है बेस को अफेक्ट कर सकता है, एंड सेकंड थिंग इज दैट द डोमिनेंट थिंग इज बेस। बेस डोमिनेंट है और सुपर स्ट्रक्चर इसको अफेक्ट कर सकता है। मार्क्स ने कुछ और चीजें बताई। मार्क्स बेस डिटरमाइंस सुपर स्ट्रक्चर, एक्सियम बिहेवियर रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन। कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप समझ लीजिए। पहला उन्होंने क्या कहा कि द बेस इज द होल ऑफ प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, नॉट ओनली अ गिवन इकोनॉमिक एलिमेंट, ठीक है। वो किसी एक गिवन इकोनॉमिक एलिमेंट के लिए नहीं होता, वो पूरे होल के लिए होता है। जो पूरा प्रोडक्टिव रिलेशनशिप होता है उसको जो है बेस कह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वर्किंग क्लास। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकली द सुपरस्ट्रक्चर वेरीज एंड डेवलप्स unevenly in societies different activities, for example art, etc. दूसरा कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक रूप से जो देखा जाएगा वो ये है कि जो सुपरस्ट्रक्चर है वो अनइवनली जो है डेवलप होता है, डिफरेंट टाइप से डेवलप होता है और अनइवनली डेवलप होता है सोसाइटी, और सोसाइटी की डिफरेंट, ठीक है। जैसे आर्ट है, बहुत एम्बिग्विटी होती है, कई अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से डेवलप होता है। पॉलिटिक्स भी इसी तरह से होती है, इकोनॉमिक्स तो और भी जटिल चीज है। तो ये दूसरी चीज। तीसरा समझिएगा, द बेस सुपरस्ट्रक्चर रिलेशनशिप इज रेसिप। इनका ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चंस जो आते हैं वहां पर काम आए। तो तीसरा क्या है कि जो बेस और सुपरस्ट्रक्चर का रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये चीज आप नोट कर लें और याद कर लें। एंजल्स एक्सप्लेन्स दैट द बेस डिटरमाइंस द सुपरस्ट्रक्चर ओनली इन द लास्ट। एंजल्स ने कहा कि जो सुपरस्ट्रक्चर है, सुपरस्ट्रक्चर का जो डिटर्मिनेशन होता है, जो डिटरमाइन करता है, कि वो लास्ट इंस्टेंस में होता है, एंड में होता है, ठीक है। डोमिनेंस जो है वो बेस का, ठीक है। तो ये इतनी चीजें थी मार्क्सिज्म में, लगभग इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा पर्पस ये नहीं था कि आपको हम इन सारी थियरीज या जितनी भी थियरीज हम पढ़ा रहे हैं अभी, आप क्रिटिसिज्म में हमने पढ़ाया, थियरीज पढ़ाई, तो यहाँ पर फोकस हमारा डायरेक्टली आपका एग्जाम, कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या कितना पढ़ करके आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, थोड़ा सा टाइम का भी रिस्ट्रिक्शन होता है, और यहाँ पर जो बड़ी चीज है उसको समराइज करके रखना होता है, किस तरह से आपके में काम कर जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूरा मार्क्सिज्म आपको दे दिया, बट इतना आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। आपके एग्जामिनेशन के 90% से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि जो थियरी से रिलेटेड 95% तो यहीं से होंगे, एक आध क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो जाए। ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस दैट इज एनफ है। इससे बेटर स्टडी चाहते हैं आप, इनमें रिसर्च में घुसना चाहते हैं, देन उसके लिए फिर आपको अलग जो बुक्स हमने इनमें बीच बीच में रेकमेंड कर रखी के विषय में बताएं, बुक्स को आप डिटेल में सेल्फ स्टडी करेंगे, देन चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।
तो नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है अगला पोस्ट कॉलोनियल थियरी पर हम लोग। और फिर से आप ये समझिए कि थोड़ा सा ये वीक ही डिस्टरबेंस रहेगा। डिस्टरबेंस का जो रीज़न है वो ये है कि अभी थोड़ा सा मैं गांव से वापस गोरखपुर रहा हूँ। सारा जो डिस्टरबेंस है ये कोविड और गांव और घर गोरखपुर। अब मैं वापस से फिर से गोरखपुर शिफ्ट होना है, लेकिन गोरखपुर शिफ्ट होने से पहले अभी शादियों का मौसम चल रहा है, तो एक दो शादी की वजह से मैं रुके। दो शादियां हैं, उनको निपटा करके वापस हम गोरखपुर शिफ्ट होंगे। तो ये जो शिफ्ट होने का टाइम है, मान के चलिए कि 27-28 तक वापस से मैं शिफ्ट हूँ। अभी गोरखपुर शिफ्ट होने में क्या है, हॉस्टल वगैरह बंद है, तो हमें रूम लेकर के शिफ्ट वहाँ पर नए सिरे से चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी। एक नया सेटअप बनेगा, बेटर सेटअप होगा। वहाँ एक सेटअप बन जाने के बाद अभी बहुत ज़्यादा थियरी में बचा नहीं आप। पोस्ट कॉलोनियल है और एलजीबीटी थोड़ा सा फेमिनिज्म से रिलेटेड है, आगे उसको बहुत ब्रीफ में। इको क्रिटिसिज्म है, बहुत ब्रीफ में समझेंगे। न्यू हिस्टोरिसिज्म है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेंगे। जो थोड़ा सा समझने की चीज़ है, पोस्ट कॉलोनियल से क्वेश्चन आते हैं के बाद इको क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म और एलजीबीटी एंड क्वेयर थियरी। ये बहुत शॉर्ट हैं, हमें लगता है कि एक एक लेक्चर्स में ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत जल्दी हम लोग इसको समअप कर लेंगे। और आपका कोई क्वेश्चन अभी तक की जो थियरी से रिलेटेड है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर लिखिएगा या फिर कमेंट में लिखिएगा, दोनों जगह से हम पढ़ करके आपको देंगे। आई होप कि आप लोग इन तमाम डिस्टरबेंसेस में पढ़ पा रहे होंगे। कितना भी डिस्टरबेंस हो, कोशिश ये रखिए कि पढ़ाई बहुत हाई स्पीड में नहीं चल रही है, तो एटलीस्ट इतनी चले कि चलती रहे, रुके नहीं। पढ़ाई चलती रहे, कंटिन्यूटी में रहे, आप थोड़ा सा फ्लो बना रहे। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम का टाइम है, तनाव का समय है, चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। होप बेटर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई थियरी के साथ। विल बी पोस्ट कॉलोनियल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।